लेट्स बिगिन। अब 1905 और 5 से 1909 के बीच की बात कर रहे हैं, एरा ऑफ मिलिटेंसी। तो क्या है ना मित्रों कि ये जो काल था वो टर्बुलेंट का काल था। रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, एक तरफ उनका आंदोलन शुरू हो रहा था एक्टिव तरीके से। जो मॉडरेट्स थे वो अपने अवसान की तरफ, यानी कि अपने संध्या वेला की तरफ, यानी कि उनका जो ट्रिपल पी जिसको बोलते हैं भाई, प्ली करते रहते थे, हमेशा प्रार्थना पत्र देते रहते थे, वो अब डाउनफॉल की तरफ था। तो ग्रोथ ऑफ जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, इसमें जो पहला डायमेंशन है कि व्हाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू, यानी कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, सशस्त्र जो, अब मुझे बड़ी हंसी आती है कि बिपिन चंद्रा जैसे लोगों ने, और बवाल हो गया था, वो शब्द लिखा है आतंकवादी क्रांति, क्या लिखो कुछ ऐसे लिखा है ना, आतंकवादी राष्ट्रवाद, ऐसा करके उन्होंने टर्म हिंदी में लिखा है। आप इसको सशस्त्र क्रांतिवाद कह सकते हैं, आप इसको युवा क्रांतिवाद कह सकते हैं, ठीक है ना। हम इनको आतंकवादी तो नहीं ही कहेंगे, आप लिख के भी मत आना। तो रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रीलिम में अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल कोई स्टेटमेंट डालेगा तो भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण मिलिटेंट नेशनलिज्म के थे। तो पहला आ जाएगा कि भाई जो मॉडरेट्स थे उनसे लोगों का मोह भंग हो रहा था। दूसरा, जो ब्रिटिश रूल था उसका असली चरित्र बाहर आ गया था, उसका कोर मोरल कैरेक्टर निकल करके सामने आ गया था कि वो कोई भारत का सुधार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ खुद को मालामाल करने की ही कोशिश कर रहा है। और क्या हुआ, कुछ उन्होंने कानून बनाए, ठीक, जिन पे ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी बन सकता है। कुछ कानून बनाए, और वो कानून न सिर्फ ड्रैकोनियन थे बल्कि वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही सर्व करने के लिए, उन्हीं को पोषित करने के लिए ही बनाए गए थे। उनमें से एक कानून था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। दूसरा कानून था 1897 का, जिसमें क्या किया गया कि नाटू ब्रदर्स थे, इनको ट्रायल भी नहीं किया गया। भाई रूल ऑफ लॉ कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है राइट ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि किसी को आप पहले सुनोगे, उसके बाद उसको आप सजा दोगे या जो भी उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन है वो कंक्लूड करोगे। इनको सुना भी नहीं गया और वापस इनको भारत भेज दिया गया। तिलक और अदर को जेल में डाल दिया गया, किस चार्ज में, सेडिशन के चार्ज में। 1898 में क्या हुआ कि कुछ और नियम लाए गए, किसके अंडर, आईपीसी का जो पहले से सेक्शन 60 का चला आ रहा था 124A, जिसको कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीएनएस में ड्रॉप कर दिया है। क्यों ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये आईपीसी का 124A है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है, और इसका जो एनफोर्समेंट है उसको बैन कर दिया था। केस का नाम आप लोग बताना कौन सा केस था। लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी से भारतीय न्याय संहिता में, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछेगा या नहीं, बट यूपीएससी शायद बदमाशी ऐसी कर सकती है कि भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में सेडिशन जैसे चार्जेस का प्रावधान किया गया है। तो नया सेक्शन है सेक्शन 150। तो इस सेक्शन के तहत तिलक वगैरह को चार्ज किया गया था। 1899 में, 1904 में क्या हुआ, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, इसके माध्यम से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था उसको कर्टेल किया गया। आपको पता है कि 1878 में, अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि एक आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके काल में आया था बताओ? लिटन, हाँ, लॉर्ड लिटन। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी देसी पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको एक तो परमिशन लेनी पड़ेगी, एक कॉपी कलेक्टर को भेजना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी गड़बड़ लिखते हैं तो उनकी जो प्रेस है वो जब्त की जा सकती है और हजारों रुपए की फाइन लगाई जा सकती है। एबीपी पत्रिका ने रातों रात अपना नाम बदल लिया था और अंग्रेजी में कर लिया था खुद को। तो ये थे कुछ कानून। मुझे लग रहा है इसमें से ये कानून और ये वाला ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब क्या हुआ कि भाई स्वदेशी आंदोलन भी चलने लगा, भारतीय लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी वाकिफ हुए, एजुकेशन भी वेस्टर्न मॉडल पे होने लगा, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। आप में से ही कोई अभी प्रीलिम दे दे, भले फेल हो जाए, लेकिन अगर 4-5 नंबर खाली कम है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है।
भले यूपीएससी में प्रीलिम फेल हो जाए, लेकिन वो सीसेट अगर फेल हुआ है, जीएस पास हुआ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगली बार वो ज़्यादा एनर्जी के साथ देता है ना। तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा, क्योंकि 2-4 अंग्रेजों को मार दिया होगा तो लगा आप तुमको देख लेंगे, ठीक है, ऐसा था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हुआ क्या मित्रों कि अभी तक जो एजुकेशन था अंग्रेजों ने इसलिए चालू किया था ताकि वो अपने जो कॉलोनियल ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा कर सकें। इसलिए अंग्रेजी माध्यम में, लॉर्ड मेगाले का आपको पता ही है मिनट, तो उसके माध्यम से अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे थे। और यही अंग्रेजी शिक्षा की वजह से लोग पत्र पत्रिकाएँ, वेस्टर्न जो फिलोसॉफीज़ थी, वहाँ के जो थिंकर्स थे, उनको सबको पढ़ने लगे। और फिर मासेस जो था उसमें अवेयरनेस आया, इंक्रीज्ड अवेयरनेस एमंग द मासेस। ये कमेंट्री कर रहा हूँ, ये पूरा इसी का जिस्ट है, जो कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ हाईलाइट करना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहाँ लिख सकते हो। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था। कैसे था मित्रों? देखो, जब मेंस में सवाल आता है तो हम हमेशा 2 चीज़ों में बांटते हैं, एक करंट, एक कंटेम्प्रेरी, एक लोकल, एक इंटरनेशनल। फिर उसमें बांटते हैं अलग से, विमेन का क्या, सोसाइटी का क्या है ना, लॉ का क्या, ऐसे सब चीज़ें। तो क्या हुआ, इटली जो था वो भी कॉलोनियल कंट्री था, पूरा यूरोप ही कॉलोनियल था एक्चुअली, हर कोई लूटने में लगा हुआ था। इथियोपिया ने उसको पीट दिया 1896 में। अब सवाल बन सकता है इटली इथियोपिया वार कब हुआ था, वैसे बनेगा नहीं। बोर वार पे सवाल बन चुका है 1899 से 1902, जहाँ पे ब्रिटिश पिट के आ गया। जापान ने पीट दिया किसको? रूस को। और इस पर ही किसी ने कहा था अगर जापान रूस को पीट सकता है तो अंग्रेजों को क्यों नहीं। तो ये तीनों जो युद्ध थे वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बोर वार, 1899 से 1902 तक चला था। और आपको पता ही होगा महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? बोलो, कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, तो बोर वार में घायलों की बड़ी मदद की थी, तो उनको अंग्रेजों ने बड़ा सम्मान दिया था। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, भारत में हर चीज़ पाश्चात्य तरीके से हो रही थी, इसका भी लोगों ने विरोध किया। उसमें एक सबसे बड़ा नाम था दयानंद सरस्वती का, जो कहते थे इंडिया इंडियंस के लिए। तो सवाल यहाँ से बन सकता है, इंडिया इंडियंस के लिए नारा किसने दिया? तो क्या लिखोगे? दयानंद सरस्वती। अब ये सब जो बोल रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। डिससेटिस्फैक्शन विथ अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, ये मॉडरेट जो थे वो 3P करते थे, बताया आपको। प्रार्थना करते थे, पिटीशन लगाते थे, और थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते थे। और प्रोटेस्ट में भी ऐसे होता था प्रोटेस्ट, है ना, घुसा थान के प्रोटेस्ट नहीं करते थे। तो इसकी वजह से भी वो निराश हो गए, कौन? जो जवान लोग थे। और उसके बाद विवेकानंद का एक कोट है, हालांकि ये सब मेंस की चीज़ है, लेकिन मुझे ध्यान आया, इफ देयर इज अ सिन इन द वर्ल्ड, अगर एकमात्र कोई पाप है दुनिया में तो वो कमजोरी है। और सारी प्रकार की, सभी प्रकार की कमजोरियां अगर दूर करनी है तो क्या करो? खुद को मजबूत बनाओ, नहीं तो उससे बढ़िया मर जाओ, ठीक है। और कमजोर व्यक्ति, कमजोर जीवन, कमजोर प्रतिज्ञा, कमजोर प्रयास किसी काम का नहीं। पढ़ाई भी करोगे 10 साल और ठीक से नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा भाई? आपने मेहनत किया, सब कुछ शानदार किया, 2-5 नंबर लास्ट में तो आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि अंत में तो सब्जेक्टिव पेपर है, नहीं पता इंटरव्यू में मार दोगे, मार खा जाओगे, नहीं पता। पर कम से कम जो आपके कंट्रोल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंट्रोल में, प्रीलिम आपके कंट्रोल में 100%। प्रीलिम में समस्या, प्रीलिम कोई फेल हो रहा है तो सिर्फ अपनी वजह से फेल हो रहा है, मेंस कोई फेल हो रहा है तो उसमें बहुत चीज़ों का रोल है, इंटरव्यू फेल हो रहा है तो फिर वो पूरी तरीके से इंटरव्यूअर के हाथ में है। हालांकि तैयारी उसकी भी ऑब्जेक्टिवली होती है। और एक शेर है कि भाई कमजोरी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलना होता है तो मुझे लग रहा है जरूरी है थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए, कि कमजोरी पर एक शेर है जो मुझे बहुत प्रिय है, कि कमज़ोर हुए जो वो रिश्ते किसे अजीज, अजीज मतलब प्रिय, कमज़ोर हुए जो वो रिश्ते किसे अजीज, पीले पड़े तो साख ने पत्ते गिरा दी। तो साख मतलब टहनियाँ, पीले पत्ते जैसे पड़ते हैं उसको झकझोर के नीचे गिरा देता है। तो अगर आप कमज़ोर पड़ोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के हिसाब से आप बचोगे नहीं, समाज में, जीवन में, एग्जाम में, कहीं भी नहीं। अब क्या है, कर्जन आया। कर्जन सबसे बड़ा अंग्रेज था, उसने कहा चलो हम देख लेते हैं। क्या किया उसने? उसने किया कि भाई ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, इसके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी यूं कह लो कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिनको आप पब्लिकली प्रोपागेट प्रमोट नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आपको जेल भेज दिया जाता था। यूनिवर्सिटीज एक्ट ले आया, इसके माध्यम से क्या किया? ये सारे कानून एक्चुअली पास होते थे ब्रिटेन में, वहाँ की पार्लियामेंट में,
या भारत के सेंट्रल असेंबली में जहाँ जहाँ पावर थे, लेकिन कम से कम प्रपोज तो यही करते थे, वायसराय ही करते थे। यूनिवर्सिटी एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जनरली क्रांति छात्र ही लेकर के आते हैं। आप 3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बंगाल का भी क्रांति देखो, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का। दूसरा, आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके मूल में जो कारण था वो स्टूडेंट एजिटेशन ही था, जो गुजरात से शुरू हुआ था महंगाई के विरोध में, और बाद में वो पूरे देश में फैल गया था। और अभी बांग्लादेश का आपने रिसेंट में देखा। तो स्टूडेंट्स क्रांति के वाहक हैं। उससे पहले आप जैतून क्रांति उधर देख लो, अरब वगैरह में, ठीक है ना, जब 2010 के आसपास से मिस्र वगैरह में क्रांति हुई, लीबिया में हुआ, वही सब। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा चेतना और क्रांति के लोग हैं, तो उनको कुचला जाए, इसके लिए ये कानून लाया गया था ताकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। और पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 3 चीज़ें किया। अब सवाल कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से किन कानूनों से लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए हैं? ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसमें से ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल तीनों इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सबको पता होता है, ये दोनों आप देख लीजिए। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। अभी तक क्या चल रहा था कि भाई गोखले जी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में काम कर रहे हैं और क्रांति के लिए, थोड़ा राजनीतिक चेतना के लिए भी काम कर लेते हैं। पता चल रहा था कि दयानंद सरस्वती धर्म की सुधार की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में भी थोड़ी सी जागरूकता लाते हैं लोगों के लिए। पता लग रहा था कि दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक पेशे से, मान लो बाल गंगाधर तिलक एक फुल टाइम राजनीति तो नहीं करते थे, साहित्य में भी या 50 चीज़ों में भी उनकी रुचि थी, और बीच बीच में क्या करते थे, आंदोलन भी चलाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अभी एक ऐसी लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी हो गई थी जो न सिर्फ खुद फुल टाइम राजनीति करती थी, बल्कि अपने पीछे एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करती थी, और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप भी। इसका सबसे बड़ा आपको सबूत तब मिलेगा जब 0 आवर में महात्मा गांधी, नेहरू और सभी कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है अगस्त 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। उसके बावजूद भी क्रांति चेतना की वो अग्निलीक रुकती नहीं है, समूचे भारत को लपेट लेती है। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो क्रांति नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि वहां पे कई लाइन ऑफ लीडरशिप थे। अड्डा असफ अली ने, राम मनोहर लोहिया ने मोर्चा संभाल लिया। तो अभी क्या हुआ, इस समय के जो नेता थे वो पार्ट टाइम लीडर्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने फुल टाइम काम किया और अपने साथ साथ ढेर सारे लोगों को भी ट्रेन किया। स्वदेशी और बाइकाट मूवमेंट अब आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे उनको पता चला कि भाई बंगाल तो क्रांति का गढ़ है, वटवृक्ष है, और इस पर ढेर सारे क्रांति के इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। उस वटवृक्ष को काटने के लिए, बांटने के लिए उसने क्या किया, 2 तरीके अपनाए। पहला लैंग्वेज और दूसरा रिलीजन। लैंग्वेज में कोशिश की कि बंगाल में बंगाली भाषी ही माइनॉरिटी में आ जाएं, ऐसा उसने फार्मूला अपनाया। बिहारी लोग, उड़िया लोग ज़्यादा रहें, बंगाली मूल के लोग कम हो जाएं। इट वॉज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल के रूप में 2 डिवीजन करके इसकी राजधानी ढाका कर दिया, डक्का बोलते हैं ना उसे अंग्रेजी में, और इसकी राजधानी कलकत्ता कर दिया, कलकत्ता कर दिया। ठीक है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, ईस्टर्न बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी तब भी, इसकी तो कोलकाता थी। तो ये 2 तरीके से उसने डिवीजन करने की कोशिश की, वहीं सब लिखा हुआ है। और फिर क्या हुआ मित्रों, जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भाई बंगाल का डिवीजन करना है, तो उस समय के जो मॉडरेट्स थे वो भी, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी, वो नाराज हो गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विरोध कैसे कैसे हुआ वो देखो। पहला, ये पीरियड था 1903 से 1905 का। ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ अक्टूबर 16 को 1903 में हुआ था या 1905 में हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन अस्तित्व में आया था, और जुलाई में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 पे सवाल पूछ चुका है।
तो इन द पीरियड ऑफ 1903-1905 द लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाई मेन लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा, ये सब थे। और इन्होंने क्या किया, कुछ न्यूज़पेपर चलाए जिसके माध्यम से अवेयरनेस किया। वो न्यूज़पेपर क्या थे, हितवादी, संजीवनी और बंगाली। सबसे मजे की बात है, इस नाम से एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रचलित हैं। आप जब हम आपको न्यूज़पेपर वाला पत्र पत्रिका वाला सेशन बताएंगे तो उसमें इन तीनों का बता देंगे। बंगाली शायद किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या श्री सूर्य कुमार घोष ने? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी। संजीवनी और हितवादी एक को के मित्रा ने शायद किया था। तो देख लेना, इसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में इसको डाल भी देंगे। ऑन अगस्त 7, 1905 विद द पैसेज ऑफ बाइकआउट रेजोल्यूशन इन अ मासिव मीटिंग हेल्ड एट कलकत्ता टाउन हॉल। यानी कि अब ये सवाल कैसे बन सकता है कि भाई जो बाइकआउट का रेजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, वो कब और कहां पास किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को पास किया गया। कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्यों अगस्त 7 को पास किया गया? क्योंकि जुलाई में डिक्लेयर किया गया पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905 अनाउंस्ड। इफेक्ट में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पास किया। उसके फीचर्स क्या होंगे, ये भी सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। आप पीवाईक्यू के एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट के क्या क्या हिस्से थे, सवाल आ चुका है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। बाइकआउट था किस चीज का? कपड़ों का। कौन से कपड़ों का? जो विदेशी थे, मैनचेस्टर में बने हुए थे। और लिवरपूल नमक का। अक्टूबर 16, 1905 द डे ऑफ पार्टीशन formally came into force was observed as the day of mourning throughout Bengal। लोगों ने व्रत रखा, गंगा में नहाया, डुबकी लगाई, नंगे पांव वंदे मातरम गाते हुए। अभी वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ कौन से साल लिखा गया? मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैं रिवोल्ट पढ़ा रहा था। आनंद मठ कौन से साल लिखा गया? और सन्यासी विद्रोह की कहानी है ये। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? और सन्यासी विद्रोह में दो बहुत प्रमुख नाम थे। उसमें से एक नाम था देवी चौधरानी का। देवी चौधरानी पे भी उपन्यास लिखा है बंकिम बाबू ने। उसका साल क्या है? कोई तीनों सवाल के उत्तर दे सकता है एक साथ मुझे? जरा शकल देखता हूं। सर क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ बोलो बोलो। सन्यासी विद्रोह सर कितने लोगों को आता है? जस्ट रेज योर हैंड। दो, चार, 5। सात आठ लोग। तो सिर्फ 7-8 लोग, 50 में सिर्फ 7-8 लोगों को आता है। डॉक्यूमेंट हाईलाइट कर दिया था, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, पढ़ाया था, तो क्यों नहीं याद है? हाँ अंकिता बताओ, कब हुआ था? देवी चौधरानी से याद आया कि तुम भी बहुत एम्पावर्ड वीमेन हो, तो बताओ कब हुआ था? सर 1763 में हुआ था, 1763 में सर। आनंद मठ कब लिखा गया फिर? सर आनंद मठ का सर लिखा तो उन्होंने था सर बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ईयर सर थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग लेक्चर नहीं देखते हो क्या? सर मतलब सर 1882 में, 1882 में सर आनंद चंद्र चटर्जी ने लिखा था सर। और हाँ देवी चौधरानी कब लिखा गया? सर ये तो मेरे को सर याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। 84 सर 1884। हाँ सर देख लिया करो भाई, कितना समय लगता है? आधे घंटे तो लगते हैं। स्किप कर दिया करो, हाँ, जहाँ जहाँ बकवास हम लोग करते हैं वहाँ स्किप कर देंगे, है ना? फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। तो ये हो गया। अब फिर ये सबसे सस्ता एक और फैक्ट है, आमान सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और बांग्लादेश का वो भी है, राष्ट्रगान भी है। नहीं पता कब वो हटा देंगे, भाई वहाँ पे जमात वाले आ गए हैं अभी। अपील टू द पीपल टू ऑब्जर्व रक्षाबंधन डे। तो इसी दिन को रक्षाबंधन डे उन्होंने ऑब्जर्व किया। और क्या किया?
राखी बांधी एक दूसरे को। अब देखो मेंस में ये क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, किस तरीके से उसने कम्युनल डिवीजन की नींव रखी। क्योंकि भाई जब इन लोगों ने बंगाल विरोध का शुरुआत किया तो प्रतीक क्या चुने? प्रतीक चुने गंगा में नहाना, प्रतीक चुना वंदे मातरम गाना, प्रतीक चुना एक दूसरे को राखी बांधना। उधर शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव चलाना शुरू किया बाद में, लेटर पीरियड में। इससे सबसे क्या हुआ, एक कल्चरल हिंदुइज्म, सांस्कृतिक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की रूपरेखा तैयार होने लगी। इसकी वजह से जो उस समय मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर या असहज महसूस करने लगे, और फिर बाद में मुस्लिम लीग और फिर जिन्ना का उदय होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का एक बीजारोपण तो था ही इनडायरेक्टली। द कांग्रेस पोजीशन, कांग्रेस ने क्या बोला? कांग्रेस ने इमीडिएटली आनंद फानंद में अपना सेशन बुला लिया, मीटिंग कर लिया। कब मीटिंग किया? 1905 में। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मीटिंग कब हुआ? 1905 में। कॉमन सेंस भी कहता है विभाजन जैसा बड़ा धमाका हो रहा था तो मीटिंग तो होनी थी 1905 में, क्या 1907 में मीटिंग करेंगे? प्रेसिडेंट कौन बना? गोपाल कृष्ण गोखले जी। 2 प्रस्ताव उन्होंने अपनाए। क्या थे उनके 2 प्रस्ताव? कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। दूसरा, सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। आप ध्यान रखो, कांग्रेस ने ये स्वदेशी मूवमेंट नहीं शुरुआत किया था। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के भद्र जनों ने शुरुआत किया था, बाद में जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने ऐसे कोई ला करके नहीं ये करो, ऐसा नहीं था। शुरुआत हो गई थी, देन दे सपोर्टेड। फिर जब सपोर्ट किया तो कुछ लोग नाराज हो गए, उन्होंने दे अपोज्ड कि ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होना चाहिए। फिर आपस में टकराव हुआ और अंत में सूरत में चप्पल जूता चला था, आपको पता ही है। तो कर्जन की पॉलिसी का विरोध करना, पार्टीशन का विरोध करना, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट देना, ये 2 प्रस्ताव पास हुए थे। कब? 1905 में। किसकी प्रेसिडेंटशिप में? गोखले की प्रेसिडेंटशिप। और क्या हुआ? ये तो हो गया था 1905 वाला। उसके बाद अ बिग स्टेप फॉरवर्ड वाज टेकन एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कलकत्ता 1906। तो कलकत्ता का 1906 का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे उनके बीच और जो एक्सट्रीमिस्ट थे थोड़े से, उनके बीच विवाद चल रहा था। तो मॉडरेट्स बहुत शाणे थे, उनको मतलब ऐसे लगा कि भाई इनको उग्रवादियों को या थोड़ा सा जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको अगर शांत करना है तो किसी ऐसे नाम का प्रपोजल दे दें जो सबको स्वीकार्य हो और कोई विरोध न कर पाए। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को बना दिया। उसके पहले 1905 में जब सुगबुगाहट थी, थोड़ी सी विरोध किया, टेक ओवर करना चाहते थे जो उग्रवादी लोग थे, तब उन्होंने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया था। दादा भाई नौरोजी का इतना सम्मान था कि किसी ने विरोध नहीं किया। वेयर इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक यूनाइटेड किंगडम। हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो मांग कर रहे थे कि भाई स्वराज्य वगैरह के लिए कुछ कोशिश की जाए, बाइकआउट का थोड़ा सा प्रयास किया जाए। तो मॉडरेट्स ने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हम अपनी डिमांड बढ़ाते हैं, अभी प्रार्थना पत्र के साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की हम मांग रखते हैं। लेकिन ये सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज कैसा स्वराज होगा? ये होगा जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या कनाडा में। सूरत सेशन हुआ 1907 में, जहां पे कांग्रेस पूरी तरीके से बट गई। मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। 1905 के बाद क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप उभरने लगी। क्यों उभरने लगी? क्योंकि समय ही वैसा था जब मॉडरेट से काम नहीं हो पा रहा था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी। लिखा है मॉडरेट लेड मूवमेंट हैज फेल्ड टू यील्ड रिजल्ट्स। ध्यान रखो, सिर्फ फैक्ट रटोगे, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ समरी देख लो, खाली समरी तब देखा जाना चाहिए जब एक बार कम से कम बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। खाली समरी करोगे तो भूल जाओगे, नहीं रट पाओगे। और एग्जाम में अगर समरी के साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नहीं तो मेरे लिए सबसे आसान था, 15 मिनट में खत्म कर देता। तो और इसी को कॉपी करके उन्होंने समरी में डाला है, कोई अलग से तो डाला नहीं है। तो इसमें तो ज़्यादा मेहनत लगता है ना। द मॉडरेट लेड मूवमेंट हैज फेल्ड टू यील्ड रिजल्ट्स। मॉडरेट लोगों ने वो रिजल्ट नहीं दिया जिसकी जरूरत थी। डिविजिव टैक्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया? कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाई। थोड़ा सा वो रियायत देते थे, उसके बाद फिर से वहीं ड्रेकोनियन लॉ थोप देते थे। सप्रेशन तो लगातार चल ही रहा था।
पब्लिक सिंगिंग पे, मीटिंग पे बैन कर दिया था, वंदे मातरम गाने पे भी रोक लगा दी थी। तो फिर इन सब चीज़ों के बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि भाई दादा भाई नौरोजी ने जब कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो स्वराज्य कंडीशनल था, वो स्वराज्य कुछ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर था। ये बात भूल गए दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने खुद ही कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले लोग गोरे लोग थे। ये कौन लोग थे? इन्हीं ब्रिटेन की संतान थे। भाई कुक गया, खोज के लाया ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां से एबॉर्जिन्स को मार मार के इन लोगों ने भगा दिया। और कुछ महीने पहले की बात है कि एबॉर्जिन्स को वहां पर रिजर्वेशन देने की बात हुई थी और रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में रिजेक्ट कर दिया कि एबॉर्जिन्स को रिजर्वेशन नहीं देंगे। जिसकी वो धरती है उसको आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे वहां पे। इस तरीके की माइंडसेट है आज भी अंग्रेजों की। तो ये जो 1906 का जो सेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में, उसमें स्वराज्य का बहुत सस्ता उन्होंने डिमांड रखा। क्योंकि अगर सवाल पूछेगा कि क्या ये स्वराज्य किस तरीके का स्वराज्य था, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया टाइप का स्वराज्य था। पैसिव रेसिस्टेंट का काल हुआ, और इससे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनकी कहीं ना कहीं संभावनाएं, उनके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़े से बढ़ गए कि चलो कुछ तो अपने लाइन पे आए, कुछ तो अपने लेवल पे आए ये मॉडरेट लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द एक्सट्रीमिस्ट गेव अ कॉल फॉर पैसिव रेसिस्टेंस इन एडिशन टू स्वदेशी एंड बाइकॉट। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी और बाइकॉट तो ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर देंगे, कॉलेजों में बच्चे नहीं जाएंगे। और ध्यान रखना, इसी स्वदेशी मूवमेंट के आधार पे गांधी भी बाद में सेम चीज यूज करते हैं, बट वो कंडीशनल थोड़ा सा होता है कि वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए तो स्कूल जाना बंद कर दें, वो पेशेवर लोग जो थोड़े समय के लिए नौकरी नहीं कर सकते सरकार का विरोध करें या कहीं ना कहीं असहयोग करें। यही मॉडलिटी कहीं ना कहीं गांधी बाद में अपनाते हैं। एंड कॉलेजेस, कोर्ट में मत जाओ, जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका भी बहिष्कार करना है। म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट टाइटल्स, हर चीज छोड़ देना है। यानी कि जो जलियांवाला बाग के बाद टाइटल छोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई, टैगोर ने, गांधी ने छोड़ा, ये इन्होंने पहले ही कर दिया था। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा बहिष्कार करो पूरी तरह से, और वो बहिष्कार धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। और पूरे भारत में जब फैल गया तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे इसको और जोरदार तरीके से पूरे भारत में लागू किया जाए, लेकिन मॉडरेट कहते थे नहीं, मामला बंगाल का है, पार्टीशन बंगाल का हुआ है, तो हम इसको बंगाल तक लिमिटेड रखेंगे। और इसी बात पे झगड़ा हो गया। तो फॉरेन गुड के बाइकॉट पे ही झगड़ा हुआ था कि ऑल इंडिया स्वरूप इसको दिया जाए या ना दिया जाए। हड़ताल पे ही हुआ था कि बंगाल के बाहर इसको फैलाया जाए या ना फैलाया जाए। लेकिन ये बाइकॉट तो शुरुआत हो गया था। पब्लिक मीटिंग और सभाएं भी आयोजित की जाने लगी थी। वॉलंटियर्स या समितिज भी गठित की गई। उसमें से एक समिति जो बहुत महत्वपूर्ण थी मित्रों, वो थी स्वदेश बांधो समिति, जिसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि बारिसल में स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने की थी? उसका नाम है अश्विनी कुमार दत्त। ऐसे ही एक और पॉपुलर मोबिलाइजेशन हुआ तिरुनेलवेली में, जो तमिलनाडु में है। किसने किया मित्रों? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने। अब यहां पे पिल्लई है, ला है ना, तिरुनेलवेली ला है ना। ऐसे ही साउंड जो है ना, ध्वनियां बहुत कुछ सिखाती हैं। इतना कुछ सिखाती हैं कि देखो ध्वनियों की ही पहचान से ए.आर. रहमान जैसे लोग कैसे कैसे धुन डेवलप कर लेते हैं। कितना चढ़ाव कितना उतार, अगर डा 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 धुन होगे तो उससे जोश आएगा, है ना, अगर हा होगा, ये सब होगा तो उससे शांति वाले सूफी म्यूजिक डेवलप हो जाएंगे। ध्वनियों में बहुत कुछ होता है, तो उस तरीके से भी आप थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा। सुब्रमण्यम शिवा और बाकी कुछ लॉयर थे जिन्होंने क्या स्थापित किया? स्वदेशी संगम। क्या स्थापित किया? स्वदेशी संगम। अब इसको कैसे तैयार करोगे? यहां पे है स्वदेशी बांधव समिति। यहां पे बांधव, बंगाल में जनरली बा बहुत होते हैं, खाइबो, जाइबो, चलबो, करेबो, लड़ेबो, है ना, ऐसे चलता रहता है, तो बा बहुत ज्यादा है, तो बंगाल का है, बा से बंगाल है। स्वदेशी संगम, संगम वगैरह तमिल संगम हुआ था, आपको पता ही है। तो जब स्वदेशी संगम की बात करें तो ध्यान आए तमिल संगम, मतलब तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल। हाँ भाई, फेस्टिवल और मेला ये सब करने लगे, और तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव चलाया। मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत भव्यता के साथ गणेश उत्सव
और शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है। इतना फेवरेट, इतना महोत्सव कि भाई ऑफिस में लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। हर साल सभी सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज में, हर जगह गणेश उत्सव मनाया जाता है मोस्टली। एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस। अब सिर्फ विरोध करने से तो काम नहीं चलेगा मित्रों, क्योंकि अगर आप विरोध करोगे, जैसे मैंने कहा दुर्घटना चक्र जीवन के लिए खतरनाक है, तो उसका अल्टरनेटिव तो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, संरचनात्मक रचनात्मक विध्वंस। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भैया विद्रोह, बाइकॉट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका जो वे आउट है वो है सेल्फ रिलायंस। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के पहले ही आत्मशक्ति के रूप में इन्होंने नारा दे दिया था। उस आत्मशक्ति में क्या करना था कि भाई दो तरीके थे, एक इकोनॉमिक, एक सोशल। इकोनॉमिक में क्या थे? स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, अपनी खुद की फैक्ट्रीज बनाओ। सोशल में क्या थे? कास्ट सिस्टम ऑपरेशन को दूर करो, क्योंकि कास्ट सिस्टम से डिवीजन आ रहा था। डाउरी सिस्टम को कम करो और दारू वारू मत पियो। ठीक है। राजा सुबोध मलिक ने 1 लाख रुपए दिए थे, किस लिए पता है? बंगाल की पहली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, फाउंडेशन ऑफ अ नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल। और क्या हुआ मित्रों? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन स्थापित किया गया। देखो 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण है। 1906 15 अगस्त को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन सेटअप किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सोशल एंगल था जिसमें कि कास्ट, एजुकेशन, ये सब था। एक इकोनॉमिक एंगल था जिसमें फैक्ट्री वगैरह थी। तभी तो आत्मनिर्भरता हासिल कर पाओगे। और बंगाल नेशनल कॉलेज की इस बारे में सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है कि भाई बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जब हुई तो उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो कह रहा है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज वाज अरविंदो घोष। यही अरविंदो घोष है, अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, है ना, जो बाद में फिर कहाँ चले गए? पौंडीचेरी चले गए अलीपुर षड्यंत्र के बाद। उन्होंने कौन सा